हमारे देश में एंशियंट टाइम्स में आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन हुए जो कि एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने आज से करीब 2500 साल पहले एक्लिप्स के बारे में बताया था। सुश्रुत जैसे महान फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिन पर सुश्रुत संहिता लिखी। मॉडर्न टाइम्स में भी रामानुजन, सीवी रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियां रही है। वेंकी रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। केवल साइंस की बात नहीं है, देश में जाने कितने महान आर्टिस्ट भी रहे हैं। करीबन 2000 साल पहले भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जैसी किताब लिखी गई जिसमें थिएटर और म्यूजिक की टेक्निक्स के बारे में बताया गया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक लिखे। मॉडर्न टाइम्स में भी गालिब और दिनकर जैसे कवि रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जैसे कहानीकार, उस्ताद अमजद अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी अमोदकर, बेगम अख्तर जैसे महान कलाकारों ने इंडियन म्यूजिक में 4 चांद लगाए। सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों ने पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का नाम रोशन किया। इंडिया की जो फिलोसॉफी है, जहाँ केवल कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन मैटर करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे, इसे अमर्त्य सेन ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में शामिल किया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर है और उन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, वहां हम इंडियन ओरिजिन सीईओ देख सकते हैं। ये तो बातचीत की केवल शुरुआत है, अभी तो जाने कितना कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, जिस पर हम इंडियन प्राउड फील कर सकते हैं। प्राउड फील करो, अच्छी बात है, लेकिन प्राउड फील करते हुए ये ना हो कि हम प्रॉब्लम को देख ही ना पा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स को नहीं देखा तो उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो वो प्रॉब्लम्स हमारे देश को दिमक की तरह खाती रहेगी। चाहे कोई गांव में रहता हो या शहर में, चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता हो, लेकिन ये बात तो ऑलमोस्ट हर कोई मानेगा कि इंडियन एजुकेशन में प्रॉब्लम तो है। इसलिए खान सर ने एक बात कही है जो कि डायलॉग की तरह हिट हो गई है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में तो ना एजुकेशन है ना सिस्टम। देश में जो करीब 23% लोग इलिटरेट है, उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ उन 77% की जिन्हें लिटरेट कहा जा रहा है। नहीं रुकिए, प्राइमरी तक जो पढ़े हैं उनको भी हटाइए, 10th क्लास तक जो पढ़े हैं उनको भी छोड़िए। अब हम पहुंचे हैं उन 8.6% लोगों पर जो 12th क्लास तक पढ़े हैं और 4.5% वो लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो शायद आप इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई? ठीक ठाक लेवल तक एजुकेशन तो मिल गई, तो फिर इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम क्यों है? शायद आप प्रॉब्लम समझ रहे होंगे कि मैं उनके अनएम्प्लॉयड होने की बात कर रहा हूँ और आप फटाक से कहेंगे कि हमारे स्कूल में स्किल नहीं सिखाई जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, एक्सेट्रा। खान सर ने भी यही बात कही है, बहुत से दूसरे लोग भी यही कहते हैं। मैं भी एग्री करता हूँ कि स्किल सिखानी चाहिए, ये बात जायज है। बट वेट, आज इस वीडियो में मैं इससे भी गहरी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कहीं पर भी इसके बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए लगा कि मुझे इस प्रॉब्लम की बात करनी होगी। क्योंकि अगर प्रॉब्लम केवल स्किल्स की है तो इसके लिए हमारे सामने बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स को सिखाने वाला एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो तारीफ के लायक है, जिनमें वो सब है जो हम एजुकेशन सिस्टम की कमियां निकालते वक्त बोलते हैं। जिसमें से एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो देती है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद अनमैच्ड क्वालिटी एंड इनोवेशन, जहां के स्टूडेंट्स को 1 से 2.5 करोड़ का सालाना पैकेज के लायक बनाकर उनको बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाई जाती है। यानी बेरोजगारी की बात हम नहीं कर सकते अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करनी हो, और ना ही ये बात कर सकते हैं कि स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। वो भी प्रॉब्लम आज नहीं है, स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। हर तरफ यही बात होती है। जब भी बेरोजगारी की बात आती है हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे देश के लोग स्किल्ड नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाया नहीं जाता है जैसे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है। पर सच तो यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, क्योंकि एलपीयू में प्रैक्टिकल स्टडी का तरीका देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को रियल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जा रहा है। एग्जांपल आप ये देखो कि इस यूनिवर्सिटी में एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर सिर्फ ब्रांड्स के स्टोर नहीं है, स्टूडेंट्स के भी खुद के शॉप्स है। कोई फैशन डिजाइनर है तो वो अपने प्रोडक्ट खुद डिजाइन करके सेल करता है। यहाँ पर अपनी शॉप में जैसी जिसने सेल्स करी वैसे उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। वहाँ पर रियल कस्टमर है, रियल शॉपिंग मॉल है, खुद से दुकान चला रहे हैं। सोचो ये लोग कहाँ फेल हो गए, इनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट फंडिंग भी दी जाती है ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स अपने क्रेजी आइडिया पर काम कर सके। ये तो बस केवल एक एग्जांपल था बताने के लिए कि देखो प्रैक्टिकली भी सिखाया जा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है एजुकेशन सिस्टम में? हर जगह बात हो रही है एजुकेशन इज अ ट्रैप। एजुकेशन सिस्टम पर कोई वीडियो बनाता है तो हर कोई करिकुलम की बात कर लेता है, सब्जेक्ट की बात कर लेता है। पर सच बताओ तो ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी सोल्यूशन हो गया है। हमारे सामने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर खुद अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट का सिलेबस चूज कर सकती हो। अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो साथ में आपको मैथ्स लेनी ही होगी जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। या मान लो कंप्यूटर साइंस में हो आपको सी लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, अच्छे से आती है, तो आपको बस एक एग्जाम देकर ये साबित करना है कि आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आती है और आप उसकी जगह दूसरी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। इस चीज को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी लगी जब हमारे एजुकेशन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें 2225 से ज्यादा रिक्रूटर्स है
जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, HP, आदित्य बिरला, TCS, सिस्को, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें लोग काम करने का सपना देखते हैं। अगर आपको भी इन कंपनीज में काम करना है तो LPU आपके सामने ऑप्शन है। अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करो। कोई घिसा पिटा पुराना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एंड्रयू टेट बोलता है ना कि रियल वर्ल्ड में आओ, मैट्रिक्स से बाहर निकलो, तो ये यूनिवर्सिटी वही करती है। आपको गुलाम नहीं, स्किल्ड इंसान बनाती है, जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी बुलाती है। 100 करोड़ रुपए के वर्थ की तो पिछले साल इन्होंने स्कॉलरशिप अवार्ड में दी है। मैं जब BCA कर रहा था, मैंने देखा कि जावा पढ़ाने वाले जो टीचर है, उन्होंने जिंदगी में कभी भी जावा में कुछ बनाया नहीं। C लैंग्वेज को पढ़ाने वाले वो टीचर थे जिन्होंने जिंदगी में कभी भी C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम प्रैक्टिकली बनाया नहीं कहीं पे भी। वो बस प्रोग्राम को बुक से देख करके व्हाइट बोर्ड पर उतारते और स्टूडेंट सारे के सारे जो है वो बस उस प्रोग्राम को देखते और रटने की ट्राई करते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में 34 ऐसे मेंबर्स हैं जो दुनिया के टॉप 2% बेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में आते हैं, जो लिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। यहाँ पर इनोवेशन लैब दी जाती है स्टूडेंट्स को, जहाँ स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाती है नया सोचने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे दुनिया की कई इन्वेंशन इसलिए हो पाए क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को इनोवेटिव होने के लिए फ्रीडम टाइम दिया था, जिसकी वजह से स्पॉटिफाई का नया फीचर डिस्कवर वीकली बना, गूगल मैप और जीमेल इसी फिलोसॉफी की बदौलत बना, लिंक्डइन का लिंक्डइन लर्निंग, टेस्ला का ऑटो ड्राइविंग मोड बना, और भी कई ऐसी इनोवेशन की बात करी है मैंने उस वीडियो में, जो हो पाई इनोवेशन लैब होने की वजह से, एक खोज करने और नया सोचने की आजादी देने की वजह से ये सारी खोजें हो पाई। LPU में यही फ्रीडम दी जाती है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? अब हम फाइनली बात करेंगे दिक्कत की। तैयार हो आप सभी आईना देखने को? प्रॉब्लम यह है कि एक डॉक्टर कलाम पर हम इतना गर्व करते हैं, तो फिर देश में हजारों डॉक्टर कलाम क्यों नहीं है? मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ठूस रहे 2 कॉलेज के लड़के साइंस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? आम लोगों में ग्रेटनेस की कमी है, ये तो एक बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनमें ग्रेटनेस का ख्वाब तक नहीं है। नोबेल प्राइज उनके लिए क्या है? बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एबेल प्राइज, बुकर्स प्राइज, मैक्सेसे अवार्ड, ऑस्कर, पुलिट्जर, ये सब उनके लिए क्या है? 2 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चंस। रट्टा मारो कि इस साल का नोबेल प्राइज किसे मिला, एग्जाम में लिखो, 2 मार्क्स पाओ, 2 मार्क्स में ही पूरी जिंदगी लुटा दो। यह तो सोचा ही नहीं कि हम भी तो ऐसा अवार्ड जीते। उतनी डीप नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे ये तो बहुत ही बात की बात है, इन लोगों के तो दिमाग में भी नहीं आया अवार्ड जीतने का। अवार्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए अवार्ड मिल रहा है, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म, सिनेमा, ऐसे ही किसी फील्ड में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, वो है ग्रेटनेस। ये सब अवार्ड तो केवल उस ग्रेटनेस का रिकग्निशन है। बताइए आप मुझे, कभी आया आपके दिमाग में कि कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करूं, कैंसर का इलाज ढूंढकर दुनिया को बताओ, किसान जो फसल उगाते हैं कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च कर उनकी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने का तरीका बताओ, कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में उड़ जाओ, आर्यभट्ट पर गर्व करते हो ना, तो उनकी तरह कोई डिस्कवरी करने का दिमाग में आया? मुंह मत छुपाइए, जवाब दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 14 नॉवेल लिखे, 100 से ज्यादा कहानियां, सैकड़ों कविताएं और 2200 से ज्यादा गाने लिखे जो आज भी गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि चौखेर बाली किसने लिखा, आपने आंसर में लिख दिया टैगोर, 2 मार्क्स मिल गए, बात खत्म हो गई। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा नॉवेल मैं भी लिखूं। कैसे आएगा दिमाग में? हिंदी सब्जेक्ट तो बोरिंग लगती है, हिस्ट्री पढ़कर तो नींद आती है, मैथ से आपको डर लगता है, फिजिक्स आपके सिर से ऊपर से जाती है, जियोग्राफी पढ़ने का पॉइंट ही क्या आपको समझ ही नहीं आता है, बायोलॉजी ओहो इसका तो आप नाम ही मत लो, पॉलिटिकल साइंस का आपको लगता है कि लाइफ में कहाँ काम आएगा। कुल मिलाकर पढ़ाई ही आपको बकवास लगती है। आप टी-शर्ट पहन के घूमते हो, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उन्हें आप गिस्सू कहकर अपने ईगो पर झंडू बाम मलते हो, और बैक बेंचर होना आपको कूल लगता है। आपके फेवरेट जो फिल्म स्टार है ये इंटरव्यू में हंसते हंसते बात करते हैं कि मैं तो फेल हो गया था, लेकिन तब भी मैं इतना कामयाब हूँ। आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो। मैंने भी 12वीं की है सिर्फ, मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। आप किसी बिलियनियर को देखते हो कि उसने कॉलेज को बीच में छोड़ दी, आप ये नहीं देखते कि उसने कौन सी कॉलेज को बीच में छोड़ी है, या फिर वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उसके सिलेबस का ज्ञान उसको पहले से ही कितना था। माँ बाप या टीचर भी ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग नहीं है, वो भी बस ये कहकर मोटिवेट कर लेते हैं कि यार अब जैसी भी पढ़ाई है तो पढ़ ले, पढ़ लिख लेगा तो नौकरी लग जाएगी, वरना जिंदगी भर धक्के खाएगा। जी हाँ, नौकरी, बस यही पर्पस है एजुकेशन का। वो जो बातें होती थी, लोगों का दिमाग खोलना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एक वर्ल्ड व्यू बनाना, ग्रेटनेस के लिए मोटिवेट करना, ये सब तो किताबी बातें लगेगी लोगों को। प्रैक्टिकल क्या लगता है? प्रैक्टिकल लगता है रट्टा मारो, स्कूल के एग्जाम में मार्क्स पाओ, थोड़ा और रट्टा मारो, फिर नौकरी के एग्जाम में मार्क्स पाओ, और फिर नौकरी लग गई, सेटल हो गए, अब शादी करो, बच्चे करो, फिर यही पूरी प्रोसेस उनके ऊपर चलाओ। अब कई लोग कहते हैं कि हाँ, क्या केवल जॉब का सोचना, एंटरप्रेन्योर बनने का सोचो, पैसा कमाओ, स्काई इज द लिमिट। लेकिन इन लोगों की गाड़ी भी आखिर पैसे पर आकर रुक जाती है। पैसे आ जाए बस, चाहे जैसे भी आए, कोल्ड ड्रिंक बेचकर आए या चाय बेचकर आए। अब इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप चाय बेचो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या प्रोफेसर बन रहे हो, उसमें तो कम पैसा है, चाय बेचो इसमें ज्यादा पैसा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली 2 तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं कि मार्क्स मैटर करते हैं, मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, पैसे कमाओ। दूसरे तरह के लोग कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, एंटरप्रेन्योर बनो, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो, पैसे कमाओ। दोनों का एम्फेसिस पैसे कमाने पर ही है। कैसे चलेगा यार? नौकरी ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन सभी लोग अगर ऐसा ही सोचेंगे तो इस तरह कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश?
कौन बनेगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। फिर से कहता हूँ कि सपने पूरे होना तो बात की बात, लेकिन क्या युवा सपने देख भी रही है? क्या उन सपनों में कहीं भी ग्रेटनेस की चाह है? आपने पूरे देश में सर्वे नहीं किया होगा, लेकिन अपने आसपास तो आप देखते होगे, खुद को तो आप देखते होगे। कभी कहा किसी ने कि डॉक्टर सलीम अली की तरह महान ऑर्निथोलॉजिस्ट बनना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की तरह महान फिजिस्ट बनना है। मुझे तो ऐसा कोई मिला ही नहीं अपने आसपास। इसलिए कहता हूँ कि खोट है, बहुत भारी खोट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस पढ़ाई में कोई भारी गड़बड़ है जो बोरिंग हो, वरना सही ढंग से हो तो पढ़ाई बोरिंग कैसे हो सकती है? साइंस क्या है? लॉ ऑफ नेचर। बारिश कैसे होती है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? बर्फ पानी में क्यों तैरता है? हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसे कितने सवाल आते होंगे। इस क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही नेचुरल बात है, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में इस क्यूरियोसिटी को मार दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्लियर नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओम्स लॉ, कुछ भी आज आपको याद है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में यही सिखाया गया है कि रट्टा मारो, एग्जाम में उसको वॉमिट कर दो, मार्क्स लाओ और सब बाद में भूल जाओ। इस तरह साइंस को पढ़ने वाला बच्चा कैसे साइंटिस्ट बनने का सोच सकता है? मैथ्स क्या है? याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बस कॉन्सेप्ट। लेकिन चाहे मल्टीप्लिकेशन टेबल हो, अलजेब्रा फार्मूला हो, मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस हो या पाइथागोरस थ्योरम, सब कुछ रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। क्या हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है? हिस्ट्री में बस कहानियां ही तो है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी, रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, एक तो कहानी और वो भी सच्ची कहानी। हम उस कहानी का तो एक कॉन्टिन्यूशन है। इतिहास से तो हमारी पूरी दुनिया निकली है। लेकिन क्या होता है? वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कौन थे? रट्टा मारो। चंपारण आंदोलन कौन से साल में हुआ था? रट्टा मारो। अरे भाई बता तो दो कि उस आंदोलन में हुआ क्या था? नहीं, ये सब सिलेबस से बाहर है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, वो सिलेबस से बाहर है। जियोग्राफी में हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, मजेदार है। लेकिन फिर से वही बात, कंट्रीज और कैपिटल्स का रट्टा मारो। कौन सी रिवर किस देश में है? रट्टा मारो। किस स्टेट में कौन सी क्रॉप होती है? रट्टा मारो। सबसे ज्यादा जुल्म तो हिंदी में। कविताओं की एक किताब होती थी, क्या मकसद हो सकता है इसका? यही ना कि बच्चे कविताएं पढ़े, उनकी सोचने की शक्ति बढ़े, सोचो कि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़े। लेकिन पोएम अप्रिसिएशन में भी रट्टेबाजी। ये बात कई बार उठाई जाती है कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, और दूसरी बात कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सोल्यूशन क्या होना चाहिए था कि पेरेंट्स बात को समझे, बच्चों पर प्रेशर न डाले, और दूसरी बात की पढ़ाई को मजेदार बनाया जाए और कॉन्सेप्ट समझाया जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा हो सके। लेकिन हमने सोल्यूशन क्या किया? सिलेबस कम कर दो, असाइनमेंट के नंबर लगा दो, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन डाल दो, प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ा दो। यानी जो पहले मीडियोक्रेसी थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। जो करना था वो तो किया ही नहीं। पेरेंट्स का प्रेशर अब भी बना रहता है और पढ़ाई अभी भी बोरिंग है। ये बोरिंग पढ़ाई, ये रट्टे मारने वाली पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई आपको ग्रेटनेस की तरफ बढ़ाने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकती। इसमें बदलाव की जरूरत है। जो टीचर्स है उनकी क्लास में कहीं 40 बच्चे हैं तो कुछ सरकारी स्कूलों में 70 बच्चे भी होते हैं। इतने बच्चों के साथ में टीचर्स कैसे पढ़ाएगा? क्या ज्यादा टीचर्स रिक्रूट नहीं करे जाने चाहिए? दूसरी बात कि कई स्कूल में टीचर को बहुत ही कम सैलरी मिलती है, ये उनके मोटिवेशन को इंपैक्ट भी करता है। फिर हम बात करें टीचर्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम की, तो कई जगह केवल रिटन टेस्ट होता है जिसमें टीचर की नॉलेज चेक करी जाती है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या टीचर अच्छे से पढ़ाने की काबिलियत रखता है। कुछ तो इंटरव्यू या डेमो क्लास हो। तो कुल मिलाकर हमें कई ज्यादा टीचर्स रिक्रूट करने चाहिए। टीचर्स की सैलरी को अच्छा खासा बढ़ा देना चाहिए ताकि बहुत होशियार लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ आए। और टीचर्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम अलग ही लेवल का हो, नॉलेज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब भी टेस्ट किया जाए। और फिर इस कम्युनिकेशन का क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए। क्लासेस और ज्यादा इंटरेक्टिव हो गई, बजाय कि बस टीचर बुक रीडिंग कर रही है, ब्लैक बोर्ड पर सब लिखे जा रही है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो एक इम्पोजिशन ना हो, बल्कि एक ट्रेजर हंट की तरह। टीचर आइडिया देती रहे और स्टूडेंट खुद से उस रिजल्ट, उस कंक्लूजन पर पहुंचे। खुद से स्टूडेंट किसी टॉपिक पर क्लास में प्रेजेंटेशन दे, पूरी क्लास के आगे उस टॉपिक को समझाए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो, पढ़ाई को हमारी जिंदगी से कनेक्ट करके दिखाया जाए। इन सब पर बातें तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव दिखता नहीं है। जब स्कूलों में बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देखे तो प्लीज एंश्योर कीजिए कि आपकी जो क्लास है वो बच्चों के लिए सजा तो नहीं। क्या आपके स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है? अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो देखो कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। असाइनमेंट नकल मार के मत बनाओ। क्लास में जाने से पहले ही उस टॉपिक को स्टडी करो। यूट्यूब पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, आप सर्च करके वीडियोस देख सकते हो। गूगल करके काफी उससे रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी से, एआई से कई चीजें पूछ सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपने किताब के चैप्टर्स को पढ़ो और फिर आप स्कूल जाओ और क्लासरूम में उस चीज को पढ़ो। ये करने के बाद आप देखोगे कि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ रहा है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारे बिना भी मार्क्स आ सकते हैं। और आप देखोगे कि जैसे जैसे पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, आपको मजा आने लग रहा है, वैसे ही आपके मन में ग्रेटनेस के सपने आने लग रहे हैं। वही ग्रेटनेस के सपने जिसकी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी। और हाँ, अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन ओपन है, बस फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपना को सपोर्ट करता हूँ।